कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में की थी और किस पर की थी? कार्क पर। कार्क क्या होता है? वृक्ष की छाल होती है, वृक्ष की छाल होती है पतली, ठीक है। और इस कोशिका को उन्होंने क्या कहा? कोष्ठक कोशिका कहा था, कोष्ठक कोशिका कहा था। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूब्रेन हॉर्न ने 1674 में की थी, ठीक है। उसके बाद मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा क्या है? एक कोशिका है। मुर्गी का अंडा क्या है? एक कोशिकीय समूह है जो एकल कोशिका है। मुर्गी के अंडे का सफेद भाग एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कहते हैं, और पीले भाग को योक कहते हैं। पीले भाग को क्या कहते हैं? योक। तो आपको याद रखेगा, पीला यानी कि येलो, येलो से बना योक। कोशिका का संरचना का अध्ययन अभिरंजक का उपयोग करके किया जा सकता है। बहुकोशिका, एक से अधिक कोशिका होती है। एक कोशिका निषेचित अंडा, एक कोशिका क्या है? एक कोशिका क्या है? निषेचित अंडा है। एक कोशिका अमीबा पैरामीशियम, एक कोशिका क्या है? एक कोशिका अमीबा पैरामीशियम। ये भी क्या करते हैं? भोजन, शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि करते हैं। लेकिन बहुकोशिक बहुकोशिक जीवों में ये ऊतक कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये क्या? अमीबा पैरामीशियम स्वयं करते हैं भोजन, उत्सर्जन, शोषण और वृद्धि प्रजनन। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में यह ऊतक कोशिकाओं के द्वारा होता है। कोशिकीय समूह ऊतक क्या बनाता है? पहले कोशिकीय समूह बनता है, फिर कोशिकीय समूह ऊतक बनाता है, फिर ऊतक अंग बनाते हैं, फिर ऊतक क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अमीबा, अमीबा क्या है? आकार इसका नियमित नहीं, अमीबा का आकार नियमित नहीं है। शरीर में परिवर्ती लंबाई के प्रवध उभरे हुए होते हैं, पादप कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। तो अमीबा का आकार नियमित नहीं है, शरीर में परिवर्ती लंबाई के प्रवध उभरे हुए होते हैं, उनको हम पादप कहते हैं। पादप क्या होते हैं? प्रवृत्त क्या होते हैं? भोजन गति के समय छल्लों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। समय दिखते हैं, है ना। उसके बाद पादप बनने के साथ आकृति बदलती रहती है। पादप बनने के साथ क्या होती है? आकृति बदलती रहती है अमीबा की। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं एक कोशिका हैं। आकृति बदलना यानी कि डब्ल्यूबीसी भी क्या करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं भी आकृति बदलती है। मानव कोशिकाएं रक्त पेशी तंत्रिका कोशिकाएं। कौन सी? रक्त है, पेशी और तंत्रिका कोशिकाएं। कोशिकाएं गोली होती है, चपटी होती है, गोल होती है, लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका दोनों सिरे पर नुकीली है और आकार कैसा है? तर्कु रूप है। तंत्रिका कोशिकाएं लंबी शाखान्वित होती, तंत्रिका कोशिकाएं लंबी होती है, शाखान्वित होती हैं। चूहे और हाथी में समान होती हैं। चूहे और हाथी में तंत्रिका कोशिकाएं समान होती हैं, लंबी और शाखान्वित होती हैं। संदेश प्राप्त करती है। क्या करती है? संदेश प्राप्त का काम करती है। कौन? तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है। शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय करती है। शरीर में नियंत्रण और समन्वय करती है कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। कोशिका का साइज, अब कोशिका का साइज देख लो। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है माइक्रोमीटर। यह माइक्रोन, सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन क्या है? माइक्रोमीटर और माइक्रोन। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। 5 सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 170 mn गुणित 130 mn, 70 mn गुणित 130। ये हमारी 8वीं क्लास के कुछ फैक्ट थे, वो हैं। और याद रखना, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। कक्षा 9 की बुक में से हम इस कोशिका को पढ़ रहे हैं, इसको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वामिर सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किसको? कोशिका को देखा था। और रॉबर्ट हुक ने किस पर देखा था? जिसको कहा, चलो हम दोबारा से पढ़ना है इसको हमने। कार की पतली
कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका कहा। सेल कोशिका लैटिन शब्द है, क्या है सब? सेल के शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। आगे हम पढ़ते हैं कि अमीबा क्लोमोनास पैरामेशियम एवं बैक्टीरिया कैसे हैं? एक कोशी के जीव होते हैं। इन सजीवों, ये भी क्या है? इस जीव हैं। और इन सजीवों को एक कोशी के जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशी के जीव कहते हैं। यानी कि ये भी क्या है? ये कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। ये कोशिका है, क्या है? अमीबा क्लोमोनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया क्या है? स्वयं में ही एक कोशिकाएं, लेकिन स्वयं में ही क्या है? एक संपूर्ण जीव है जो एक कोशिकीय जीव है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों के अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है। प्रत्येक बहुकोशीय जीव एक कोशिका में ही विकसित होता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कोर की पतली काट में अनगण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। अगला है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। आगे है जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसको उन्होंने जीव द्रव्य का नाम दिया। किसने दिया? पुरोकंज ने दिया था 1839 में। ठीक है। फिर आगे दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत इकाई है। किसने कहा था? ये स्वान ने कहा था। और किसने कहा था? स्पीडन ने कहा था। विर्चो, फिर आगे आते हैं विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। ये अगली बार रीट मेंस में आया था कि विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। किसने बताया? विर्चो ने बताया। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। आगे देखते हैं कोशिकाओं की आकृति। अब अगला है कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जिससे एक कोशिकीय अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। जैसे कि मनुष्य में इसका अर्थ ये है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जिसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन को पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोशिक जीव में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं साहब? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट घटक को कोशिकांग कहते हैं। अब हमारा महत्वपूर्ण बात है, इसको अच्छी तरह रखना है हमको कि प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, पहली कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। ये 3 गुण दिखाई देते हैं। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा
उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होती हैं। इन्हीं गुणों के कारण क्या होती है, संभव होती हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली वह यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को वहित पर्यावरण यानी कि बाहर के पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। ये अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, आइए पता लगाते हैं। आइए हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इधर कि कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम और विसरण प्रक्रिया क्या है, विसरण प्रक्रिया के विषय में हम पढ़ चुके हैं। क्या है विसरण प्रक्रिया? पे पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, इसको विसरण कहते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अवशिष्ट है, एक कोशिकीय अवशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है। कैसा है? CO2 एक कोशिकीय अवशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है। कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य परासरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है भाई साहब? कोशिका तथा बाह्य, तो कोशिका और बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम कह सकते हैं कि CO2 और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल, अब देखिए, अब जल किसके द्वारा करेगा? परासरण के द्वारा करेगा। यहाँ पर CO ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा हुई? विसरण के द्वारा हुई। अब जल किसके द्वारा? परासरण के द्वारा। तो जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण के जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले मध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो में रखा गया हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। इससे क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर, ठीक है, इससे क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगा? कोशिका फूल जाएगी। और जब जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर आने जाने वाले की मात्रा कोशिका में बाहर आने जाने की मात्रा से अधिक होती है, तो इस प्रकार शुद्ध परिणाम ये होगा कि कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका के स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सम हो जाएगा, सम परासरण होगा, सम परासरण विलयन होगा। ठीक है, जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आना जाना जाती रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सम होगा। तीसरा है यदि कोशिका के बाहर विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणदाशी दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। इसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। और निम्नलिखित क्रियाकलाप करें।
अब देखिए अंडा, अंडा क्या है, अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाया जा सकता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक में। इसका कवच कैसा होता है, अधिक कांस्ते कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका कवच, अंडे का कवच। ये आपको याद रखना है कि अंडे का कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नमक का घोल सबसे अधिक सांद्रित होता है, नमक का घोल सबसे अधिक सांद्रित होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गई, जब उन्हें सांद्र घोल में रखा गया तो वे जल से बाहर निकाल कर सिकुड़ गई। ठीक है, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं पराशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों अथवा अधिकांश पादप कोशिकाएं पराशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण पराशरण का एक उदाहरण है। पौधों के मूल द्वारा, जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वे पराशरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड यानी कि होता है वसा और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन, क्या कह रहे हैं, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें अमीबा क्या होता है, लचीलापन होता है। लचीले से क्या करते हैं, भोजन को चिपका लेते हैं। एंडोसाइटोसिस उसको कहते हैं। ओके, कोशिका भित्ति। अब दूसरा हमारा पॉइंट है दूसरी कोशिका भित्ति। हमारी कोशिका अपनी प्लाज्मा झिल्ली थी, अब है अपनी कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना है, पादप कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, संरचनात्मकता और दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित अतिरिक्त पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। याद रखना है, जब किसी पादप कोशिका में पराशरण के द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, अगला है, हम दूसरी चीज पढ़ेंगे यहाँ पर। ये है कि इसको निकाला, केवल जीवित कोशिकाओं में ही पराशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिका में नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केवल जीवित कोशिकाओं में पराशरण की द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया, क्या है, कोशिका भित्ति कवक तथा पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षा कम तनु विलयन, अल्प पराशरणदायी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। इसे माध्यम से कोशिका पराशरण विधि द्वारा पानी लेती है। ठीक है, अगला देखिए, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। ठीक है, अब आता है हमारा महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है केंद्रक। कौन सा,
केंद्रक एक बात इसमें याद रखना है, जो कवक होता है वो बहुकोषीय होता है। ठीक, कवक कौन होता है? फंजाई बहुकोषीय होता है। ठीक है, अब हमारा अगला एक केंद्रक क्या है भाई साहब? केंद्रक हम पढ़ेंगे। केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली होती है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच आदान प्रदान का कार्य करता है। और कौन केंद्रक के बीच में एक केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? जो माता पिता में किसके द्वारा जाते हैं? डीएनए के द्वारा, डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। वो काय में होते हैं? राइबोसोम में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे? डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। और क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तभी क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका जनन में इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। ये कोशिकाओं के विकास व परिपक्व को निर्धारित करता तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है और ऐसे क्षेत्र को केंद्रिकी कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो बराबर आदि अथवा कैरियन केंद्रक। ठीक है, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। देखिए, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जिम्मेदार झिल्ली क्या है? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका थैले की संरचना के साथ होता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेस्टिड में होता है। याद रखना, प्लेस्टिड में होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक से घिरी रहती है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक से घिरी रहती है। जब हमने प्याज की झिल्ली अथवा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं या कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखना है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में क्या बना? जीव द्रव्य बना। ठीक है, तो अब अगला देखिए।
अब हम आगे चलते हैं। अब हम अच्छा तो उसको पढ़ सकते हैं, चलो हम उसको पूरी पढ़ लेते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सारकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि वे किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका को मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। अब देख लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। आकार प्राय छोटा होता है 1 से 10 यूएम, ठीक है। आकार प्राय बड़ा होता है 5 से 100 यूएम। केंद्रीय क्षेत्र स्पष्ट नहीं। केंद्रीय क्षेत्र पहले यूकेरियोटिक कोशिका में देखिए, केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है, और क्रोमोसोम और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम 1 और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 1 से अधिक होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित, झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। थोड़ा इसको और किताब में से देख लेना अगर आपको लगता है तो। अब आ जाते हैं किस पर भाई साहब, क्या है, ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। नहीं, अंगक की बात चल रही तो अब अंग हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला अंग है हमारा अंतःस्रावी जालिका। अंतःस्रावी जालिका ER। अंतःस्रावी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गले अथवा गोल तथा आयताकार थैला पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतःस्रावी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःस्रावी जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःस्रावी जालिका तथा चिकनी अंतःस्रावी जालिका। यानी खुरदरी को RER और जो चिकनी है उसको ACR कहते हैं। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। RER यानी कि जो खुरदरी है उसको से देखने पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होती है। और RER यानी कि जो चिकनी है वह तैयार प्रोटीन को आवश्यकता के अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ACR वसा, ठीक है, ACR यानी कि जो चिकनी है वो वसा तथा लिपिड की बनी होती है। वसा और लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ये कोशिकाएं क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या है, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूप में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसा। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, कि यकृत की कोशिकाओं में ACR विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोल्जी उपकरण दूसरा है हमारा गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और ER यानी कि अंतःस्रावी झिल्लियों से, और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है।
बनाती है। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, इसलिए गोल्जी उपकरण को पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, ईआर में जो संश्लेषित पदार्थ हैं वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संघनन, रूपांतरण, संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, याद रखना, गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें से ना एक डाकघर कहते हैं, शायद इसको कहते हैं, देख लेना एक बार किसको कहते हैं, डाकघर, याद रखना। ठीक है, लाइसोसोम, अगला है हमारा लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यह तंत्र है। ये अपना एमपीटेड वर्ग 3 मेंस पेपर में आया था कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम भारी पदार्थ को कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाली पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होती हैं। फिर क्या होती हैं? पाचन एंजाइम होती हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकते हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक, तोड़ने में सक्षम होते हैं। और कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिकीय क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एक अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरे हुई एक संरचना होती है जिनमें पाचन एंजाइम होते हैं। संरचनात्मक रूप से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है जिनमें पाचन एंजाइम होते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को विरेशिका के समीप कोटनी में हुआ था। बस इतना, बाकी किताब में से देख लेना अगर आपको लगता है इनका तो। ठीक है, आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और आंतरिक झिल्ली कैसी होती है? बहुत अधिक वलित होती है। ये है वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। ATP क्या है? कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। याद रखना है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अपना बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है, इसको ऊर्जा घर भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब अगला राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन फैक्ट्री अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। जब इसमें तो DNA भी क्या है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया के पास के अपना DNA है और अपना राइबोसोम है। जब अपना राइबोसोम है तो वो क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण करेगा। अब अगला बात है, अब ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमारे ये सब चीज़ हो गई। अब ये प्लेस्टिड क्या है? प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थिर होते हैं। प्लेस्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत सफ़ेद तथा रंगहीन प्लेस्टिड होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल
क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। क्या कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली भारी परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। स्ट्रोमा में स्थित प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। रसधानियाँ अगला पॉइंट है हमारा, रसधानियाँ। वो प्लेस्टिड है, रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानियों की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होती है। 90% तक होती हैं, ठीक है। और पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्वारा द्रव्य भरा रहता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा की खाद्य रसधानी में उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। और एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानी अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन तथा प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसे ही उनकी झिल्ली अथवा अंगकों का विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका विभाजन जीवधारियों में वृद्धि के लिए नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। तो जीवधारियों में वृद्धि के लिए नई कोशिकाएं बनती हैं जिसमें पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन प्रजनन के लिए युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया हैं। कौन कौन से? सूत्री विभाजन द्वारा और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं। कोशिका विभाजन की वे प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं उसको क्या कहते हैं साहब? सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है। ये जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें से दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं से मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई है? ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो यहाँ पर दे रखा है। आपने क्या सीखा तो हम देख लेते हैं हमने क्या सीखा है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना है। कोशिका जीवन ये क्या है भाई साहब? कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली, क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? कोशिका के चारों ओर, दूसरा पॉइंट क्या है? कोशिका के
कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। ये पदार्थ की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियंत्रित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्पपराशरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। क्या कह रहे हैं कि पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई यानी कि कवक तथा बैक्टीरिया को अल्पपराशरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकोरियोटिक कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होती है। ये कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं की निश्चित करता है। ईआर अंत्यकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है और गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। क्या है भाई साहब? गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। ये कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। क्या करता है भाई साहब? पैकेजिंग करता है। ठीक है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे कि प्लेस्टिड होते हैं। क्या कह रहे हैं सब कि अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त जिसमें झिल्ली होती है अंगक जैसे कि प्लेस्टिड होते हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये है क्या करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है तथा क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है और उन्हें क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। हम क्रोमोप्लास्ट को पढ़ क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहा है, ध्यान रखना ना, क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य संचय करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। एक केंद्रीय राजधानी होती है। ये कोशिका की स्फूर्ति को बनाए रखती है। क्या करती है साहब? ये कोशिका की स्फूर्ति को बनाए रखती है। ठीक है। स्फूर्ति को बनाए रखती है, कठोरता प्रदान करती है और ये अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि के लिए कोशिकाएं विभाजित होती है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोशिका का ये पाठ हमने पढ़ लिया। धन्यवाद।